नमस्कार। आज बात करते हैं भारत में खाने पीने की चीजों की कीमतों की। ये एक ऐसी पहेली है जो हम सबके किचन के बजट को हिलाकर रख देती है। कभी सोचा है आपने कि किराने का सामान मतलब सब्जियां, दालें, इनकी कीमतें इतनी तेजी से ऊपर नीचे क्यों होती हैं, है ना? मतलब एक महीने टमाटर इतना सस्ता और अगले ही महीने पूछो मत। ये सवाल तो हम सबके दिमाग में घूमता ही रहता है। तो इस सवाल का जवाब ना एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसे कहते हैं गोल्डीलॉक्स प्रॉब्लम। अब ये नाम सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, किसी कहानी जैसा, पर यकीन मानिए इसका सीधा कनेक्शन हमारी थाली से है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये गोल्डीलॉक्स फूड प्रॉब्लम है क्या चीज। देखिए, खेतीबाड़ी के लिए गोल्डीलॉक्स का मतलब होता है एकदम परफेक्ट मौसम। मतलब ना तो इतनी गर्मी कि फसल झुलस जाए और ना ही इतनी ठंड कि वो जम जाए। और बारिश, वो भी एकदम नपी तुली, बिल्कुल सही मात्रा में। जब ये सब कुछ जस्ट राइट होता है ना, तभी फसलें लहलहाती हैं। और बस यही है वो आइडियल सिचुएशन। ठीक है, तो जब सब कुछ एकदम सही होता है तो उसका नतीजा क्या निकलता है? मतलब असल में दिखता कैसा है ये परफेक्ट सिनेरियो? और सबसे जरूरी बात, इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मौसम के दो बड़े खिलाड़ी हैं जिनकी भूमिका बहुत दिलचस्प है। एक तरफ है ला नीना, जो हमारे लिए किसी हीरो से कम नहीं। ये ठंडी सर्दियां और अच्छी बारिश लाता है, जिससे भारत के लिए वो गोल्डीलॉक्स वाली एकदम सही स्थिति बन जाती है। और दूसरी तरफ है विलेन एल नीनो। ये अपने साथ सूखा और भयानक गर्मी लाता है, जो फसलों को पूरी तरह बर्बाद कर सकता है। और जब हालात अच्छे होते हैं ना, तो इसका सीधा असर हमारी जेब पर दिखता है। यकीन नहीं होता? ये आंकड़ा देखिए। 2022 के आखिर में जब मौसम बिल्कुल परफेक्ट था, तो खाने पीने की चीजों की महंगाई दर पता है कितनी थी? -2.7%। जी हां, माइनस में। इसका मतलब है कि कीमतें बढ़ने की जगह असल में घट गई थीं। कमाल है ना? तो एक एकदम सही साल में होता क्या क्या है? देखिए, गेहूं जैसी रबी फसलों के लिए मौसम एकदम शानदार हो जाता है। आलू की पैदावार तो रिकॉर्ड तोड़ देती है। और नतीजा, बाजार में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती, कीमतें भी काबू में रहती हैं। इसी वजह से तो देखिए, जनवरी 2023 तक सरकार के पास 95.4 मिलियन टन अनाज का इतना बड़ा स्टॉक जमा हो गया था, जो हमारी जरूरत से 4.5 गुना ज्यादा था। लेकिन कहानी में हमेशा हैप्पी एंडिंग तो नहीं होती है ना। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। जब ये एकदम सही वाला संतुलन बिगड़ता है तो क्या होता है? यहाँ एक बात समझनी बहुत जरूरी है। भारत में खाने की चीजों की महंगाई की जो समस्या है ना, वो काफी गहरी है। मतलब ये स्ट्रक्चरल है। ये सिर्फ इसलिए नहीं बढ़ती कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं। नहीं, असली वजह तो सप्लाई में आने वाली दिक्कतें हैं, जैसे खराब मौसम या फिर सप्लाई चेन में कोई गड़बड़ी। और यही वजह है कि रिजर्व बैंक के लिए सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर इस महंगाई पर काबू पाना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब जरा इस सफर को देखिए। ये है हमारे खाने का सफर, खेत से हमारी प्लेट तक। और यहीं असली समस्या छुपी है। किसान फसल उगाता है, फिर वो मंडी में बिकती है, जहां बिचौलिए आ जाते हैं। इसके बाद ना जाने कितने हाथों से गुजरती है। और इस पूरे लंबे सफर में पता है क्या होता है? करीब 15 से 20% फसल तो बर्बाद ही हो जाती है। और आखिर में जब वो हम तक पहुंचती है, तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ चुकी होती है। और इस महंगाई की मार सब पर एक जैसी नहीं पड़ती। बिल्कुल नहीं। इसे कहते हैं के शेप्ड असर। इसका मतलब यह है कि जिनकी आमदनी कम है, उन पर इसका बोझ कहीं ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी कमाई का लगभग आधा हिस्सा, करीब 50%, सिर्फ खाने पीने पर खर्च करते हैं। सोचिए जरा। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस समस्या का कोई हल भी है? क्या इस बिगड़ते संतुलन को ठीक करने के लिए कुछ किया जा रहा है? जी हां, बिल्कुल। चलिए अब बात करते हैं सरकार की कोशिशों की। सरकार ने कीमतों को कंट्रोल में रखने के लिए कई पहले की हैं, जैसे प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जिसके तहत दाल और प्याज जैसी जरूरी चीजों का बफर स्टॉक बनाया जाता है। फिर है ऑपरेशन ग्रीन्स, जो फलों और सब्जियों की सप्लाई चेन को बेहतर बनाने पर काम करता है। किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, इसके लिए पीएम आशा स्कीम है। और तो और ई-नैम जैसा एक ऑनलाइन मार्केट भी बनाया गया है, ताकि किसान सीधे खरीदार से जुड़ सकें और बिचौलियों का रोल कम हो। और ये सब एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है। 2018 में अशोक दलवई कमेटी ने एक बहुत जरूरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि हमारा फोकस सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि किसानों की इनकम बढ़ाने पर होना चाहिए। सोच में ये एक बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट है।
तो ठीक है, ये तो हुई अब तक की बातें, पर आगे का रास्ता क्या है? भविष्य में हम इस महंगाई के जाल से खुद को कैसे बचा सकते हैं? देखिए, भविष्य का रास्ता इन 4 जरूरी कदमों पर टिका है। पहला, हमें ऐसी खेती की तरफ बढ़ना होगा जो क्लाइमेट चेंज की मार झेल सके, मतलब क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर। दूसरा, हमें मॉडर्न स्टोरेज की ज़रूरत है, जैसे कि इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन, ताकि फसल बर्बाद ना हो। तीसरा, बाजार के नियमों को आसान बनाना होगा ताकि किसान सीधे बाजार से जुड़ पाएं। और चौथा, सप्लाई चेन को जितना हो सके छोटा करना होगा। और जानते हैं, ये सिर्फ भारत की लड़ाई नहीं है। जब हम इन चीजों पर काम करते हैं तो हम दुनिया के बड़े लक्ष्यों का भी हिस्सा बन जाते हैं, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 यानी जीरो हंगर और गोल 12 यानी रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन। तो हमारा हर कदम एक ग्लोबल इम्पैक्ट डालता है। तो आखिर में एक सवाल बचता है, जिस दुनिया में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है, क्लाइमेट अनिश्चितता बढ़ रही है, क्या उसमें ये एकदम सही वाला गोल्डीलॉक्स बैलेंस पाना एक हकीकत बन सकता है, या फिर ये सिर्फ एक परी कथा बनकर रह जाएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा। आज हम एक ऐसी हकीकत की बात करने वाले हैं जो हमारे सबसे कीमती संसाधन पानी को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। ये सब शुरू हुआ जनवरी 2026 की एक ऐतिहासिक यूएन रिपोर्ट से, जिसने पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी बजा दी है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये माजरा है क्या। यही वो एक लाइन है जो संयुक्त राष्ट्र यूनिवर्सिटी की उस रिपोर्ट का दिल है। और समझिए, ये कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक ऐलान है, एक घोषणा कि अब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। और आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर इस दिवालियापन का मतलब है क्या? देखिए, अब तक हम जल संकट या वाटर स्ट्रेस जैसे शब्द तो सुनते ही आए हैं, है ना? लेकिन ये रिपोर्ट दिवालियापन जैसा इतना भारी शब्द क्यों इस्तेमाल कर रही है? बात यह है कि ये सिर्फ शब्दों का हेरफेर नहीं है, ये हमारी हकीकत में एक ऐसे खतरनाक मोड़ की तरफ इशारा है जिसे समझना बेहद जरूरी है। समझिए, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। संकट मतलब एक टेम्पररी चीज, मान लीजिए सूखा पड़ा लेकिन फिर अच्छी बारिश हो गई, चीजें पटरी पर आ सकती हैं, एक उम्मीद बनी रहती है। पर दिवालियापन नहीं, वो एक परमानेंट सिस्टम फेलियर है जहां से वापसी के रास्ते लगभग बंद हो जाते हैं। संकट से तो उबरा जा सकता है, पर दिवालियापन वो खाता है जो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तो इसकी सीधी सरल परिभाषा क्या हुई? सोचकर देखिए, ये कुछ ऐसा है जैसे हमारे प्लैनेट का जो वाटर सेविंग्स अकाउंट था वो सिर्फ खाली नहीं हुआ है बल्कि ओवरड्रॉ हो गया है, और अब बैंक ने उसे परमानेंटली बंद कर दिया है। हम एक ऐसे हाइड्रोलॉजिकल पॉइंट पर आ खड़े हुए हैं जहां से यू टर्न लेना न के बराबर है। तो चलिए जरा सबूतों पर नजर डालते हैं। वो कौन से आंकड़े हैं, वो कौन सी सच्चाइयां हैं जिनके आधार पर वैज्ञानिक इतने बड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी सच्चाई से। पृथ्वी पर जितना भी पानी है उसमें से 97% से ज्यादा तो समंदर का खारा पानी है। हमारे इस्तेमाल के लिए मीठे पानी के नाम पर बस 2.5% की एक छोटी सी बूंद, मतलब हमारी पूरी कहानी ही एक भारी कमी से शुरू होती है। अब रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो जो 2.5% की छोटी सी बूंद है ना, अगर उससे भी जूम इन करके देखें तो पता चलता है कि उसका भी लगभग 70% तो ग्लेशियरों में बर्फ बनकर जमा है, करीब 30% जमीन के नीचे है, और हमारी नदियां, झीलें, तालाब वो उस मीठे पानी का सिर्फ 1.2% है। और यहीं से शुरू होता है दिवालियापन का पहला और शायद सबसे बड़ा सबूत। हमारा भूजल यानी ग्राउंड वाटर, दुनिया के जो 70% से ज्यादा बड़े एक्विफर्स हैं जो करोड़ों लोगों की पानी की जरूरत पूरी करते हैं, वो लगातार खाली हो रहे हैं। सीधी सी बात है, हम जितनी तेजी से पानी निकाल रहे हैं कुदरत उसे वापस भर ही नहीं पा रही। इसे कहते हैं इकोलॉजिकल लिक्विडेशन या कहें पारिस्थितिक परिसमापन। ये ठीक वैसा ही है जैसे कोई दिवालिया होती कंपनी अपने सबसे कीमती एसेट्स को औने पौने दाम में बेच देती है। और हमने भी ठीक यही किया है। जानते हैं कैसे? पिछले सिर्फ 50 सालों में हमने यूरोपियन संघ के बराबर साइज की वेटलैंड्स यानी आर्द्र भूमि खोदी है। ये हमारे नेचुरल वाटर फिल्टर और स्टोरेज टैंक,
और इस नुकसान की कीमत, 1 मिनट जरा ठहर कर सुनिए, $5.1 ट्रिलियन। और ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये कीमत है उन फ्री सर्विसेज की जो ये वेटलैंड्स हमें देते थे। पानी को साफ करना, बाढ़ को रोकना और न जाने कितनी प्रजातियों का घर होना। और अब इसका सीधा कनेक्शन जुड़ता है हमारी खाने की थाली से। जी हाँ, पानी का ये दिवालियापन अब हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए खतरा बन चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी खेती 70% मीठे पानी का इस्तेमाल करती है। और मजे की बात देखिए, हम अपना ज्यादातर खाना उगा ही उन इलाकों में रहे हैं जो खुद पानी की जबरदस्त कमी से जूझ रहे हैं। तो सवाल उठता है कि अब क्या? जब खाता ही खाली हो चुका है तो क्या किया जाए? एक बात तो साफ है, पुराने तरीके अब काम नहीं करने वाले। दिवालियापन को मैनेज करने के लिए एक बिल्कुल नई सोच, नए नियम चाहिए। अब हमारा फोकस संकट को टालना नहीं हो सकता, बल्कि इस दिवालिया सिस्टम के साथ जीने का तरीका ढूंढना होगा। ये फर्क इस नई सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। अब तक हमारा अप्रोच क्या था? सप्लाई बढ़ाओ और गहरे कुएं खोदो और बड़े बांध बनाओ। मतलब हम हमेशा और ज्यादा पानी खोजने में लगे रहे। लेकिन अब सोच बदलनी होगी। अब हमें ये मानना ही पड़ेगा कि पानी लिमिटेड है। तो अब जोर सप्लाई पर नहीं, बल्कि डिमांड मैनेजमेंट पर होना चाहिए। मतलब जो पानी हमारे पास है, उसे अक्लमंदी से कैसे इस्तेमाल किया जाए। और इस अक्लमंदी का सबसे जरूरी टूल है वाटर अकाउंटिंग। इसे आप पानी का फाइनेंशियल ऑडिट समझ सकते हैं। हमें हर एक बूंद का हिसाब रखना होगा। पानी कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है और हमारे पास असल में बचा कितना है। क्योंकि सीधी सी बात है, जब तक हमें प्रॉब्लम का सही साइज ही नहीं पता होगा तो हम उसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। चलिए, अब इन बड़े बड़े आंकड़ों और कॉन्सेप्ट से जरा बाहर आते हैं और देखते हैं कि इस दिवालियापन का असल में हम पर, हमारे शहरों पर, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है। क्योंकि आखिर में ये कहानी हम सबसे जुड़ी है। केप टाउन की कहानी शायद हम में से बहुतों को याद होगी। ये एक ट्रेलर था, एक ऐसे भविष्य की झलक जहां एक मॉडर्न शहर, एक पूरा का पूरा शहर अपने नलों के सूखने का इंतजार कर रहा था। वो डे ज़ीरो सिर्फ एक डरावनी हेडलाइन नहीं थी, वो शहरी वाटर बैंक्रप्सी की एक जीती जागती मिसाल थी। वो हमें दिखाती है कि जब सिस्टम फेल होता है तो क्या होता है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ये सब एक ऐसी दुनिया में हो रहा है जहां पहले से ही अरबों लोग पानी की किल्लत में जी रहे हैं। आज इसी वक्त दुनिया में 2.2 अरब लोग ऐसे हैं जिनके पास पीने का साफ पानी नहीं है। अब सोचिए, ये जो नई बैंक्रप्सी वाली स्थिति है, ये इस खाई को और कितना गहरा करेगी। और इसीलिए ये मामला सिर्फ पर्यावरण या इकोनॉमी का नहीं रह जाता, ये सीधे सीधे मानवाधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का मुद्दा है। क्योंकि पानी का अधिकार जीवन के अधिकार का ही एक हिस्सा है। ये कोई लग्जरी नहीं, ये हमारी सबसे बुनियादी जरूरत है। तो आखिर में हम उसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं। वाटर बैंक्रप्सी के इस नए दौर में जहां हर बूंद का हिसाब रखना जरूरी हो गया है, वहां पानी की एक अकेली बूंद की असली कीमत क्या है? और इस सवाल का जवाब सिर्फ सरकारों या वैज्ञानिकों को नहीं, हम सबको मिलकर ढूंढना होगा। भारत के जो तटीय इलाके हैं ना, वहाँ एक ऐसी हकीकत सामने आ रही है जो समंदर की बढ़ती लहरों से भी कहीं ज़्यादा गहरी और कह सकते हैं पेचीदा है। ये एक ऐसी कहानी है जो हमारी नज़रों से दूर हमारी ज़मीन के ठीक नीचे पनप रही है। तो यहीं से ये पूरी बात शुरू होती है। जरा सोचिए, एक ऐसी पहेली जहां खतरा ऊपर से नहीं बल्कि हमारे पैरों के ठीक नीचे से आ रहा हो। और ये वो सच है जो हमारे तटों का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल सकता है। देखिए, हमारे जो तटीय समुदाय हैं वो एक तरह से दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ तो है समंदर का बढ़ता जलस्तर, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है और इसका असर धीरे धीरे दिख रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक और खतरा है जो कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और लोकल है। वो है जमीन का खुद ब खुद नीचे धंसते जाना। अच्छा, इस पूरी घटना का एक साइंटिफिक नाम भी है। इसे कहते हैं मानव जनित डेल्टा धसाव। अब आसान भाषा में इसका मतलब समझें तो ये इंसानी गतिविधियों की वजह से जमीन का धंसना है। मतलब जो नेचुरल प्रोसेस है ये उसे कई गुना तेज कर देता है। तो चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि ये जो अलग तरह की बाढ़ है ये असल में है क्या और ये हमारे डेल्टाओं पर कैसे असर डाल रही है।
ये जो सारी जानकारी है ना, ये एक हालिया स्टडी पर आधारित है जो मशहूर नेचर जर्नल में छपी है। और पता है, इसी स्टडी ने पहली बार साइंटिफिक सबूतों के साथ इस छिपे हुए संकट से पर्दा उठाया है। तो अब सवाल ये उठता है कि भारत में ये प्रॉब्लम कहाँ-कहाँ है और कितनी गंभीर है। चलिए उन इलाकों पर एक नज़र डालते हैं जो सबसे ज़्यादा खतरे में हैं। इस स्टडी में खास तौर पर भारत के 6 बड़े डेल्टाओं का जिक्र किया गया है। पूरब में गंगा ब्रह्मपुत्र से लेकर दक्षिण में कावेरी तक। इससे ये बात तो साफ हो जाती है कि ये किसी एक जगह की नहीं, बल्कि हमारे पूरे भारतीय तट की एक कॉमन प्रॉब्लम। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये वाकई में चौंकाने वाले हैं। दुनिया का सबसे बड़ा और घनी आबादी वाला डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, उसका 90% से ज्यादा हिस्सा जमीन के धंसने से प्रभावित है। सोचिए 90%। ये आंकड़े किसी खतरे की घंटी से कम नहीं हैं। जो रिसर्चर्स हैं स्टडी के, वो एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी देते हैं। वो कहते हैं कि डेल्टा अब एक छिपे हुए खतरे से एक बिना तैयारी के गोताखोर बन गया है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि डूबने का खतरा एकदम सिर पर है, इमिनेंट है, और हमारी तैयारी, उससे बचने की तैयारी लगभग जीरो। तो सवाल ये है कि इस तेज धसाव के पीछे आखिर वजह क्या है, कौन है? और देखिए, ये कोई कुदरती आफत नहीं है। चलिए उन 3 बड़े मानव निर्मित कारणों को समझते हैं जो इस पूरे संकट की जड़ में हैं। तो साइंटिस्ट ने 3 मेन कारण पहचाने हैं। पहला, जमीन के नीचे से पानी का अंधाधुंध इस्तेमाल। दूसरा, बांधों की वजह से डेल्टा तक जो गांद पहुंचनी चाहिए उसका न पहुंचना। और तीसरा, हमारे बढ़ते हुए शहरों का वजन। तो सबसे बड़ा कारण है ग्राउंड वाटर का ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल। होता क्या है कि जब हम शहरों, खेतों और इंडस्ट्रीज के लिए ज़मीन के नीचे से बेहिसाब पानी खींचते हैं, तो पानी के जो नेचुरल भंडार होते हैं, जिन्हें एक्विफर कहते हैं, वो खाली होकर पिचकने लगते हैं। और नतीजा, ऊपर की पूरी ज़मीन नीचे धंस जाती है। दूसरी बड़ी वजह है तलछट की भुखमरी, यानी सेडिमेंट की कमी। देखिए, नदियों पर जो बड़े बड़े बांध बने हैं वो बाढ़ तो रोकते हैं, ये सच है, लेकिन वो उस कीमती गाद और रेत को भी रोक लेते हैं जिसे नदियां सदियों से बहा कर लाती थीं। यही गाद तो डेल्टा की जमीन को बनाती है, उसे सी लेवल से ऊपर रखती है। अब इसके बिना डेल्टा एक तरह से भूखे रह जाते हैं और समंदर धीरे धीरे उन्हें निगलने लगता है। और तीसरा कारण, हमारे शहरों का वजन। आप सोचिए, कोलकाता जैसे बड़े बड़े शहरों में जो ऊंची इमारतें हैं, सड़कें हैं, पुल हैं, उनका लाखों टन का वजन लगातार जमीन पर दबाव डालता है। ये वजन सचमुच जमीन को और तेजी से नीचे धकेलता है और ये पानी की कमी वाले असर को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो साइंटिस्ट्स इन दोनों प्रॉब्लम्स पर नजर कैसे रखते हैं? वो भी स्पेस से। सेंटिनल-1 सैटेलाइट जो है वो जमीन के धसाव को सेंटीमीटर तक की सटीकता से नापता है, और वहीं जो ग्रेस सैटेलाइट है वो ग्रेविटी में हो रहे बदलाव से ये पता लगाता है कि जमीन के नीचे कितना पानी कम हो गया है। अब सवाल ये है कि हमें इन डेल्टाओं की इतनी फिक्र क्यों होनी चाहिए? मतलब, क्यों है ये जमीन के टुकड़े इतने जरूरी? ये जानकर शायद हैरानी हो कि दुनिया की कुल जमीन का सिर्फ 1% हिस्सा ही डेल्टा है। सुनने में तो ये बहुत छोटा आंकड़ा लगता है ना? लेकिन इसी 1% जमीन पर दुनिया की 6% आबादी रहती है। अब ये जो फर्क है, यही डेल्टाओं के असाधारण महत्व को बताता है। ये डेल्टा एक तरह से दुनिया की अर्थव्यवस्था के इंजन हैं। दुनिया के 10 बड़े महानगर इन्हीं पर बसे हैं। ये समुद्री तूफानों के खिलाफ एक नेचुरल दीवार की तरह काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात, इनकी उपजाऊ मिट्टी करोड़ों लोगों का पेट भरती है। तो क्या इसका मतलब है कि सब खत्म? या हम इस धसाव की रफ्तार को धीमा कर सकते हैं, या शायद रोक भी सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद है, लेकिन हाँ, उनके लिए एक मजबूत इच्छा शक्ति और मिलकर काम करने की जरूरत होगी। तो आगे का रास्ता 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, पानी का समझदारी से इस्तेमाल करना होगा और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने पर फोकस करना होगा। दूसरा, बांधों से गाद को फिर से डेल्टा तक पहुंचाने के तरीके खोजने होंगे। और तीसरा, अपने शहरों को ज्यादा रेजिलिएंट बनाना होगा और मैंग्रोव जैसे जो हमारे नेचुरल डिफेंस हैं उन्हें और मजबूत करना होगा। तो आखिर में सबसे अहम बात यही है, ये जो संकट है ये उन फैसलों का नतीजा है जो अतीत में लिए गए थे। अब भविष्य इस एक सवाल पर टिका है कि इन अनमोल डेल्टाओं को बचाने के लिए आज कौन से फैसले लिए जाएंगे। ताइवान स्ट्रीट,
सुनने में तो लगता है कि ये सिर्फ पानी का एक संकरा सा रास्ता है, पर सच तो ये है कि ये हमारी मॉडर्न दुनिया की, आप कह सकते हैं, लाइफलाइन है। ये वो जगह है जो टेक्नोलॉजी और ट्रेड दोनों की धड़कन तय करती है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों यहाँ की जरा सी हलचल से पूरी दुनिया की सांसें थम सी जाती हैं। 1 मिनट के लिए सोचिए, क्या हो अगर कल सुबह हम उठें और दुनिया की सारी टेक्नोलॉजी अचानक से फ्रीज हो जाए, कुछ भी काम ना करे, ना आपका फोन, ना लैपटॉप, ना ही आपकी गाड़ियां। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? लेकिन ये खतरा जितना दूर लगता है उतना है नहीं, और इसका जो ट्रिगर है वो सिर्फ एक ही जगह पर मौजूद है। और इसकी वजह है ये एक आंकड़ा, 90%। जी हाँ, दुनिया के 90% सबसे एडवांस्ड कंप्यूटर चिप्स, मतलब हमारी पूरी टेक्नोलॉजी का जो दिमाग है, वो सिर्फ एक जगह से आता है। और मजे की बात देखिए, वही जगह आज दुनिया के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल तनावों के बिल्कुल सेंटर में। तो ये स्ट्रेट दबाव में क्यों है? देखिए, ये तनाव कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन हाल ही में ये अपने चरम पर पहुंच गया। और ये हुआ एक मिलिट्री ड्रिल की वजह से, जिसने पूरी दुनिया को आईना दिखा दिया कि हमारी टेक्नोलॉजी की बुनियाद असल में कितनी नाजुक है। बात है जनवरी 2026 की। माहौल तब गर्मा गया जब चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने एक बहुत बड़ी ड्रिल शुरू की। नाम था जस्टिस मिशन 2025। ये एक तरह से ताइवान की नाकाबंदी की फुल ड्रेस रिहर्सल थी। और ठीक उसी वक्त ताइवान ने भी अपना दांव खेला और अपने बिल्कुल नए डिफेंस सिस्टम टी-डोम का ऐलान कर दिया। तो ये एक सीधी टक्कर थी, मिलिट्री की भी और टेक्नोलॉजी की भी। देखिए, इस ड्रिल का मकसद और मैसेज दोनों ही बिल्कुल साफ थे। एक तरह से ये दुनिया को बताना था कि हम इस बात की पूरी तैयारी कर रहे हैं कि ताइवान और उसकी सबसे ज़रूरी चिप इंडस्ट्री को बाकी दुनिया से कैसे काटा जा सकता है। और बस इस एक कदम ने उस पूरे इलाके में टेंशन को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये समुद्री रास्ता इतना ज़रूरी है क्यों? इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला कारण है इकोनॉमी, यानी कि पैसा, और इसी वजह से इसे सिलिकॉन चोक पॉइंट भी कहा जाता है, मतलब एक ऐसी जगह जहां से टेक की दुनिया का दम घुट सकता है। चलिए, इसको समझने के लिए पहले जरा नक्शे पर एक नज़र डालते हैं। ये जो ताइवान स्ट्रेट है, ये करीब 180 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री इलाका है। ये चीन की मेन जमीन को ताइवान से अलग करता है, और ये ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को जोड़ने वाली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कड़ी है। और अब आते हैं उस बात पर जो इस पूरी कहानी का सेंटर है। दुनिया के सबसे एडवांस्ड सेमीकंडक्टर चिप्स, मतलब वो जो 7 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, उनका 90% प्रोडक्शन यकीन मानिए अकेले ताइवान में होता है। पूरी दुनिया मिल के भी सिर्फ बचावा 10% ही बना पाती है। ये तो लगभग एक मोनोपोली है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ चिप्स तक ही सीमित नहीं है। दुनिया का लगभग आधा, जी हाँ 50% कंटेनर ट्रैफिक और पूरे समुद्री व्यापार का करीब 1/4 हिस्सा इसी पतले से रास्ते से होकर गुजरता है। ये ग्लोबल सप्लाई चेन की एक मुख्य धमनी, एक मेन आर्टरी की तरह है, जिसके बिना सिस्टम चल ही नहीं सकता। और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स बार बार चेतावनी देते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जरा सी भी गड़बड़ एक ग्लोबल सिलिकॉन फ्रीज ला सकती है, मतलब एक ऐसी स्थिति जिसमें पूरी दुनिया का टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अचानक से थम जाए। सोच कर ही अजीब लगता है। तो ये तो हुई इकोनॉमी की बात, लेकिन जैसा मैंने कहा था, एक दूसरा और उतना ही ज़रूरी कारण भी है जो इस जगह को इतना ख़ास बनाता है, और वो है इसकी मिलिट्री और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस। इसको समझने के लिए हमें फर्स्ट आइलैंड चेन के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। अब ये फर्स्ट आइलैंड चेन क्या है? आप इसे द्वीपों की एक लड़ी समझ सकते हैं जो चीन के तटों के ठीक सामने एक स्ट्रैटेजिक दीवार की तरह खड़ी है। इसका काम है चीन की नेवी को खुले पैसिफिक महासागर तक आसानी से पहुंचने से रोकना। और इस पूरी चेन की जो सबसे ज़रूरी कड़ी है वो है ताइवान। अब सवाल है क्यों? क्योंकि ये ठीक बीच में है। इसके उत्तर में है मियाको स्ट्रेट और दक्षिण में है बाशी चैनल। ये दोनों एक तरह से पैसिफिक में आने जाने के 2 बड़े दरवाजे हैं। चीन की नेवी को अपनी ताकत दिखाने के लिए इन दरवाजों को पार करना ही होगा। और सीधी सी बात है, जो ताइवान को कंट्रोल करता है वो इन दरवाजों की चाबी भी कंट्रोल करता है। इसी स्ट्रेट के बीचों बीच एक लाइन है जिसे मीडियन लाइन कहते हैं।
ये कोई ऑफिशियल इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, बल्कि 1955 से चली आ रही एक अनकही सहमति थी, एक बफर जोन, ताकि कोई टकराव न हो। लेकिन दिक्कत यह है कि अब चीन इस लाइन को लगातार नज़रअंदाज कर रहा है, जिससे टेंशन और बढ़ रही है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि इस पूरे तनाव का भारत के लिए क्या मतलब है। तो मैं बता दूं, ये कोई दूर देश का संकट नहीं है, ये भारत की हाईटेक लाइफलाइन पर एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा है। ताइवान स्ट्रेट में होने वाली कोई भी गड़बड़ी भारत के दो सबसे बड़े और जरूरी मिशंस पर सीधी चोट करती है। पहला, आत्मनिर्भर भारत, और दूसरा, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। ये दोनों ही मिशंस भारत के भविष्य के लिए बहुत क्रिटिकल हैं। इसका असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह होगा। देखिए कैसे। सबसे पहले स्ट्रेट की नाकाबंदी होगी, उसके तुरंत बाद चिप्स का इंपोर्ट रुक जाएगा, और फिर कुछ ही हफ्तों के अंदर नोएडा और चेन्नई जैसे हमारे बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स बिल्कुल ठप पड़ जाएंगे। तो भारत के लिए 3 सबसे बड़े आर्थिक खतरों को जरा आसान भाषा में समझते हैं। पहला है सप्लाई पैरालिसिस, मतलब 90% हाई एंड चिप्स आने बंद हो जाएंगे। दूसरा है मिशन फ्रीज, यानी जो नई चिप फैक्ट्रीज के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी और नो हाउ का ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। और तीसरा, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन, मतलब हमारे 170 अरब डॉलर के ट्रेड पर इंश्योरेंस कॉस्ट इतनी बढ़ जाएगी कि महंगाई आसमान छूने लगेगी। तो इस बढ़ते हुए खतरे के बीच इस स्ट्रेटेजिक शतरंज की बिसात पर एक नया मोहरा चला गया है। इस पूरे दबाव का एक जवाब दिया गया है, और ताइवान का जवाब है टी-डोम। ये क्या है? ये एक मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम है, जिसे खास तौर पर अपनी सबसे कीमती चीज यानी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को मिसाइल और ड्रोन के हमलों से बचाने के लिए डिजाइन किया गया है। और ये हमें इस पूरी बातचीत के सबसे अहम और आखिर सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि ताइवान का ये नया टी-डोम डिफेंस सिस्टम इजराइल के मशहूर आयरन डोम से स्ट्रेटेजिक तौर पर कितना और कैसे अलग है। ये एक ऐसा सवाल है जिसके जवाब पर शायद सिर्फ उस इलाके का ही नहीं, बल्कि हमारी इस टेक्नोलॉजी पर टिकी पूरी दुनिया की सुरक्षा का भविष्य निर्भर करता है।